आप सभी का स्वागत है एग्जाम 95 परिवार में। फ्रेंड्स, सीटेट में जो रिपीटेड प्रश्न है बार बार पूछा जाता है उसी को यहाँ पे लाया गया है। 20 प्रश्न रहेगा इसमें, इसको टेस्ट के माध्यम से आप देखिएगा और कॉपी कलम निकाल कर उसमें नंबरिंग कर लेंगे 1 से 20 तक और इस टेस्ट को लगाइएगा। और उसके बाद जो है आंसर आप इसको देखिए कितना आपका स्कोर होता है और कमेंट कर जरूर बताइएगा कितना आपका स्कोर आया। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक थे फ्रोबेल थे। फ्रोबेल खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक थे। दूसरा प्रश्न है, सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि, इसको आईक्यू कहते हैं, कितनी होनी चाहिए? तो सिरिल बर्ट का मानना था कि 85 से कम जिसका भी आईक्यू लेवल है वह क्या है, तो उसका पिछड़ा हुआ बालक माना जाएगा 85 से कम पर। तीसरा प्रश्न कहता है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो इसका श्रेय जाता है पियाजे को। पियाजे क्या कहे थे कि बच्चे जो है दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है पियाजे को। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से किसने कहा है कि शिशु अपने एवं संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से ही सीखता है? निम्न में से किसने कहा है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? तो यह मानना था स्ट्रेंग का मानना था, यह मानना था स्ट्रेंग का। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न कहता है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो निरंतरता से का सिद्धांत से संबंधित है, यानी कि जो विकास होता है वो शुरू से अंत तक निरंतर इसमें सीखते रहता है इंसान, मतलब इसमें प्रोग्रेस होते रहता है। तो निरंतर ये सीखने वाली प्रक्रिया है, ये कभी न समाप्त होती है, इसीलिए इसको बोला जाता है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया क्या है? निरंतरता का सिद्धांत से है। आगे देखेंगे, परिवार एक साधन है। परिवार किसका साधन है? तो परिवार साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। अनौपचारिक, लेकिन आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है, विद्यालय एक साधन है, तो विद्यालय जो है औपचारिक शिक्षा का उदाहरण है। औपचारिक शिक्षा का साधन है विद्यालय और अनौपचारिक का है परिवार। दोनों प्रश्न बार बार पूछा जाता है। बच्चों के लिए उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, यानी बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। बालक को कुछ सिखा रहे हैं अगर आप, तो बालक के जैसा उस तरह बन जाएंगे, बालक की भाषा में समझाएंगे तो बालक क्या हो जाएगा? अच्छा से समझ लेगा। यह कथन किनका है? तो यह कथन मेनकेन का है, मेनकेन का। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विलियम जेम्स। विलियम जेम्स प्रयोजनवाद की विचारधारा के प्रवर्तक थे। 9 नंबर प्रश्न कहता है, किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया की प्रेरणा कहते हैं। प्रेरणा किसे कहते हैं? तो किसी कार्य को अभी आरंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया को प्रेरणा कहते हैं। यह मत किनका था? तो गुड का था। यह मत किनका था? तो गुड का था। अगला प्रश्न है, शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान प्रदान करने के लिए किस वर्ष में संविधान संशोधन किया गया है? तो समवर्ती सूची में स्थान प्रदान करने के लिए शिक्षा को 1976 में संविधान संशोधन किया गया। 1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। सूची कितने हैं? तो 3 हैं, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। तो जो संघ सूची, संघ मतलब केंद्र, तो संघ सूची में जो विषय शामिल होंगे, जैसे जनगणना आपका संघ सूची का विषय है, तो संघ में क्या होगा कि आपका केंद्र ही से इस पर कानून बना सकता है। और राज सूची में जो चीज़ें हैं, तो राज सूची में पंचायती राज को रखा जाता है, तो राज सूची में क्या होगा कि उस पर कानून कौन बनाएगा? तो राज बनाएगा। लेकिन समवर्ती सूची में जो भी विषय होगा, जैसे कि शिक्षा समवर्ती सूची में है, तो उस पर कानून कौन बनाएगा? तो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बना सकता है। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है कौन सी विधि द्वारा? तो हाइड्रोजनीकरण द्वारा। हाइड्रोजनीकरण द्वारा। और इसमें 2 क्वेश्चन और पूछा जाता है, कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित करने के लिए, हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में। लेकिन अब पूछा जाता है उत्प्रेरक के रूप में क्या यूज किया जाता है? तो इस प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग किया जाता है। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? तो अल्फ्रेड नोबेल थे। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कारक थे। और डायनामाइट में क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन।
आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरण का प्रकीर्णन हो जाता है। तो सिंपल, कभी कभी ऑप्शन में आपको प्रकीर्णन के कारण भी देता है तो प्रकीर्णन आप लगा लेंगे, लेकिन पूरा डिटेल्स यहाँ पे है। वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन के कारण ही क्या होता है? आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं किसके कारण? तो दैनिक गति के कारण होते हैं, दैनिक गति के कारण। मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है सिगमंड फ्रायड को माना जाता है, सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। 16 नंबर प्रश्न है, शिक्षा की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, यानी शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। यह कथन किनका है? तो यह कथन महात्मा गांधी जी का है, महात्मा गांधी का यह कथन है। आजकल विद्यालयों में योग प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देना आपके विचार से क्या है? तो आजकल विद्यालयों में योग प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देना आपके विचार से क्या है? तो यह एक अच्छा प्रयास है, यह एक अच्छा प्रयास है। कि इससे क्या होगा? बच्चों के मेंटलिटी, यानी कह सकते हैं मानसिक रूप से बच्चे मजबूत हो जाएंगे और उनका शारीरिक व्यवस्था भी बढ़िया रहेगा, शारीरिक शिक्षा भी मतलब उससे जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, बच्चे प्राप्त करेंगे। अगला प्रश्न कहता है, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? पाठ्यक्रम जब बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, तो उस समय में मुख्य रूप से क्या ध्यान रखना चाहिए? तो उस समय में ध्यान ये रखना चाहिए कि ए और बी दोनों, यानी कि शिक्षा के उद्देश्य से भी आपको पाठ्यक्रम तैयार करना है, और दूसरा कहा गया कि छात्रों की आवश्यकता, रुचि और योग्यताओं पर भी विशेष रूप से ध्यान देना है। तो ए और बी दोनों, यानी कि डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आपके अनुसार से शिक्षण की योजना पद्धति कैसी होनी चाहिए? तो आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति कैसी होनी चाहिए? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी बालक केंद्रित, यानी बालक को मुख्य केंद्र मानकर क्या करना चाहिए? तो योजना पद्धति बनानी चाहिए। आखिरी प्रश्न है, बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? तो बच्चों का प्रथम अध्यापक जो होते हैं वो होते हैं उनके माँ बाप होते हैं, लेकिन अगर स्पेशल अगर इसमें माँ बाप में भी अगर पूछा जाए तो माता को क्या माना जाता है? प्रथम शिक्षक माना जाता है। और ऐसे ऑप्शन में माँ बाप है तो ऑप्शन में माँ बाप ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मम्मी के साथ साथ पिताजी भी अपना बच्चों के ऊपर ध्यान रखते हैं और ध्यान देते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कैसा लगा जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने में, हमारा वीडियो मिल जाएगा आपको तुरंत में। चलिए, जय हिंद, जय भारत।